आपका स्वागत है। मैं आपका फिजिक्स टीचर अनुज शर्मा। बच्चों, हम इस बार बहुत इंपॉर्टेंट लॉ पढ़ने जा रहे हैं, यानी एक बहुत इंपॉर्टेंट नियम है जिसने विद्युत फ्लक्स का यूज किया और उसने विद्युत क्षेत्र निकालने के लिए कुछ नियम दिए। बच्चों, वो नियम कहलाता है गॉस का नियम। तो बच्चों, गॉस के नियम में हम क्या क्या पढ़ेंगे ये आप देख सकते हैं। गॉस के नियम के अनुप्रयोग, गॉस के नियम की क्या क्या एप्लीकेशन है, कैसे कैसे उसने किन किन वस्तुओं, आवेशित वस्तुओं का विद्युत क्षेत्र निकाला, वो हम देखेंगे। ये बहुत ज्यादा पूछी जाती है। इसमें सबसे पहले हम देखेंगे अनंत लंबाई के एक समान आवेशित सीधे तार के कारण विद्युत क्षेत्र। तो बच्चों, ये सारी एप्लीकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरी जो हम देखेंगे वो है एक समान आवेशित, इसमें हम कह सकते हैं अनंत समतल चादर के कारण विद्युत क्षेत्र। ठीक है स्टूडेंट। तीसरी जो है वो है एक समान आवेशित पतले गोलीय खोल के कारण विद्युत क्षेत्र। तो बच्चों, तीनों ही एप्लीकेशन बोर्ड में अलग अलग समय पर आती हैं। हर साल कोई ना कोई चेंज होके कोई ना कोई एप्लीकेशन आती रहती है। ठीक है स्टूडेंट, तो इनको हम बहुत ध्यान से समझेंगे। तो बच्चों, गॉस के नियम की हम सबसे पहली एप्लीकेशन पढ़ना चाह रहे हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन आपको इसमें दिक्कत कम आएगी। जिसने मेरी पिछली क्लास अटेंड की होगी उसे पता चल जाएगा कि अनंत लंबाई की एक समान आवेशित सीधे तार के कारण विद्युत क्षेत्र कैसे निकलेगा। तो बच्चों, ये तो आपको पता चल गया होगा कि गॉस की पहली एप्लीकेशन में जो है विद्युत क्षेत्र निकाल रहे हैं, तो यानी इसकी सभी एप्लीकेशन में हम विद्युत क्षेत्र निकालते हैं। तो बच्चों, जो गॉस का नियम बनाया गया था वो विद्युत क्षेत्र के लिए बनाया गया था, जिसमें यानी सतत आवेश वितरण, यानी आवेश बिंदु आवेश न होकर सतत आवेश वितरण होता है। यानी किसी आवेशित वस्तु के अगर लंबाई यानी उसके परस्पर आवेश कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूट हो, यानी सतत आवेश वितरण हो, तो बच्चों विद्युत क्षेत्र कैसा निकालते हैं, उसके लिए गॉस का नियम यूज किया गया था। अब चूंकि बहुत बच्चे गॉस का नियम पढ़ लेते हैं, उन्हें ये पता ही नहीं होता है गॉस का नियम क्यों बनाया। अब हमारे पास बिंदु आवेश नहीं होगा, यानी हम कूलॉम का नियम नहीं लगा सकते। अब हमें गॉस का नियम ही लगाना पड़ेगा। तो बच्चों, ये कोई अनंत लंबाई का हमारे पास तार है, जिसका हम कह सकते हैं कि इसको मैं ऐसे दिखा सकता हूं आपके लिए, ये अनंत लंबाई का है। इस तरह से मैंने डॉटेड दिखा दिया। और बच्चों, इसके हमें विद्युत क्षेत्र निकालना है किसी बिंदु पर। तो सपोज मैंने माना इस बिंदु पर हमें विद्युत क्षेत्र निकालना है। तो बच्चों, इस बिंदु पर हमें विद्युत क्षेत्र निकालना है, तो हम बहुत भली बात समझ सकते हैं कि इस सीधे लंबे तार का गॉसियन, क्योंकि ये बिंदु बच्चों कैसा होना चाहिए आप जानते हैं, जिस बिंदु पर हम निकालना चाह रहे हैं और जो ये आवेश है एक पृष्ठ के भीतर होना चाहिए। कम से कम ये आवेश एक पृष्ठ के भीतर होना चाहिए। और हमने जिन बच्चों ने मेरी पिछली क्लास अटेंड की होगी वो जानते हैं कि इस तार का जो गोलीय पृष्ठ होगा, जिसमें सिमेट्री होगी, वो एक बेलनाकार पृष्ठ होगा। तो हम इस बिंदु से होता हुआ एक बेलनाकार पृष्ठ बना लेते हैं इस प्रकार। ठीक है स्टूडेंट्स, इस प्रकार। तो बच्चों, आप देखें कि जितनी दूरी पे यहाँ पे इसका ये वाला जो पृष्ठ होगा, उतना ही उस बेलनाकार का ये वाला पृष्ठ होगा। तो ये बिल्कुल हम कह सकते हैं कि सिमेट्रिकल है इस हमारे आवेशित तार के। तो बच्चों, इसको हम इस प्रकार और बना सकते हैं। ये आप देख सकते हैं, इस प्रकार बन सकता है। इसी प्रकार हम इसे भी बना सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो मैं आपको बता दूं, ये जो पृष्ठ है मेरे लिए, ये गॉसियन पृष्ठ का काम करता है। गॉसियन पृष्ठ। तो बच्चों, ये तो आपको समझनी भी है और इसको बाद में बहुत अच्छी तरह याद भी करना है, क्योंकि ये बोर्ड में बहुत ज्यादा पूछी जाती है। ठीक है बच्चों। अब बच्चों, ये हमें बेलनाकार गॉसियन पृष्ठ मिला, लेकिन जैसे मैंने आपको पीछे बताया था, इसमें दो प्रकार के पृष्ठ हैं। एक होता है हमारे पास वक्राकार, ये वक्राकार पृष्ठ है बच्चों, और दो पृष्ठ जो हमारे पास होते हैं वो होते हैं समतल। यानी अगर मैं इसकी बात करूं तो ये समतल पृष्ठ है। इसका बच्चों मैं एक काम करता हूं कि नाम भी रखने शुरू कर देता हूं। ये समतल पृष्ठ है और इसका नाम है पृष्ठ 1 मान लेता हूं। इसी प्रकार से मेरे पास एक दूसरा समतल पृष्ठ है, इसका नाम मैं 2 मान लेता हूं। और बच्चों, जो वक्राकार पृष्ठ है उसको मैं पृष्ठ नंबर 3 मान लेता हूं। ठीक है बच्चों। तो अब बच्चों, हमें क्या करना है, हमें तीनों पृष्ठ को चेक करना है और तीनों पृष्ठ के हमें देखना है कि जो हमारे पास गॉस का फॉर्मूला है, जरा पहले देख लें हमारे पास गॉस का फॉर्मूला क्या है। हमें ये फॉर्मूला लगाना है, जो हमारे पास गॉस का फॉर्मूला है, इसे भी हम थोड़ा गौर करें। तो बच्चों, आप देख सकते हैं बेसिकली कि मुझे ये फाई है मेरे पास और ये नेट फ्लक्स। तो बच्चों, मुझे नेट विद्युत फ्लक्स निकालना है पूरे पृष्ठ का। तो सबसे पहले बच्चों, मैंने यहाँ पे एक बिंदु पी लिया
और इस बिंदु P पे मैं जानता हूं यहां से जो विद्युत क्षेत्र है, मैं पहले पढ़ चुके हैं हम लोग कि वो लंबवत होगा और ये विद्युत क्षेत्र इस प्रकार से दिखेगा। ठीक है स्टूडेंट। अब बच्चों उस बिंदु पे हमें कोई, क्योंकि आप देख सकते हैं गॉस के प्रश्न में या गॉस के नियम में हमें एरिया एलिमेंट लेना होता है, एक स्मॉल यानी इनफाइनाइट स्मॉल क्षेत्रफल लेना होता है। तो बच्चों यहाँ पे मैंने एक छोटा सा क्षेत्रफल ले लिया जिसका नाम मैंने ds रख दिया। ठीक है स्टूडेंट। बच्चों अगर मैं इसमें एक क्षेत्रफल सदिश दिखाऊं तो कैसा दिखेगा, इस प्रकार। तो एंगल कितना हुआ बच्चों, 0 डिग्री। इसके सभी बिंदु पर बच्चों वक्राकार पृष्ठ के सभी बिंदु पर एंगल 0 डिग्री होगा। तो आप देख सकते हैं सिमेट्रिकल है, जो हमारे लिए थोड़ा सा आसान हो जाएगा। बच्चों इसी प्रकार अगर मैं यहाँ पे जो इसके वक्र समतल पृष्ठ है, यहाँ पे एक एरिया एलिमेंट ले लूं इस प्रकार ds, क्योंकि मुझे हर पृष्ठ का विद्युत फ्लक्स चेक करना है बच्चों, और इसका जो क्षेत्रफल सदिश है वो इस प्रकार होगा, और यहाँ पे जो विद्युत क्षेत्र होगा बच्चों वो इस प्रकार होगा। तो बच्चों यहाँ पे अगर मैं आपसे बात करूं कि इस क्षेत्रफल सदिश और इस विद्युत क्षेत्र में कितना एंगल है बच्चों, वो है 90 डिग्री। ठीक है बच्चों। इसी प्रकार अगर मैं यहां दिखाना चाहूं, ये मेरे पास विद्युत क्षेत्र हो गया, और ये मेरे पास अगर यहाँ पे मैं एक एलिमेंट दिखाना चाहूं इस प्रकार, ये मैंने एक एलिमेंट दिखा दिया, तो बच्चों इस एलिमेंट का जो एरिया सदिश होगा वो इस प्रकार होगा, और यहाँ पे भी मेरे पास एंगल कितना हो गया बच्चों, 90 डिग्री। ये आप देख सकते हैं। तो बच्चों ये आपको साफ समझ में आ रहा है कि अगर मैं किसी भी पृष्ठ पे समतल पृष्ठ पे एरिया वेक्टर इलेक्ट्रिक फील्ड दिखाता हूं तो मुझे 90 डिग्री दिखते हैं, हालांकि इनमें भी एक सममिति है। तो बच्चों अब हम गॉस का नियम कैसे लगाएंगे, थोड़ा ध्यान से देखते हैं। तो बच्चों हम जो नेट फ्लक्स निकालेंगे वो हमारा किस प्रकार निकलेगा बच्चों, इस सूत्र को हम अपने बेलनाकार पृष्ठ के अलग अलग पृष्ठ के लिए फ्लक्स के लिए तोड़ेंगे। तो अब बच्चों क्लोज का साइन नहीं आएगा, हम सिंपल इंटीग्रल का साइन लगाएंगे। ये इंटीग्रल सबसे पहले सपोज मैं पहले सरफेस के लिए रहा तो मैंने इसमें फर्स्ट लिख दिया E ds। बच्चों प्लस करके, क्योंकि मैं एक सरफेस की बात करी फिर मैं दूसरे सरफेस की बात करूंगा, तो उसके लिए मैंने दूसरा सरफेस का नाम लिख दिया E डॉट ds। ठीक है बच्चों। तो दो सरफेस के अगर मैं फॉर्मूला लगा चुका हूं तो तीसरा सरफेस मेरे पास बचा वक्राकार। तो इसके लिए बच्चों मैं क्या करूंगा, तीसरा पृष्ठ का नाम लिख दूंगा, और बच्चों उसके लिए मैं लिख दूंगा E डॉट ds। तो बच्चों आपको बहुत आराम से समझ में आ गया होगा। अगर मैं इसको समीकरण 2 ले लूं थोड़ी देर के लिए, ये मेरे पास समीकरण 2 हो जाएगी। बच्चों हमने अपने गॉस पृष्ठ के हर पृष्ठ को अलग अलग कर दिया है, और हम हर पृष्ठ को चेक करेंगे कि हर पृष्ठ कैसे निकलेगा। तो बच्चों सबसे पहले अगर हम इसमें गौर से देखें, जो हमारे पास ये वैल्यू आएगी फाई नेट निकालना है बच्चों में। तो बच्चों अगर इसको हम तोड़े तो हम इसको कैसे तोड़ेंगे, E ds cos थीटा। ठीक है स्टूडेंट्स, ये आप देख सकते हैं cos थीटा, प्लस ये भी इसी प्रकार टूटेगा E ds cos थीटा, और बच्चों तीसरा भी इस प्रकार टूटेगा E ds cos थीटा। ठीक है स्टूडेंट, ये समीकरण अगर हम 3 रख लें। बच्चों जरा तीनों सरफेस पे गौर करो, तीनों सरफेस पे आप देखो, पहला सरफेस और दूसरा सरफेस पे, यानी यहाँ पे थीटा कितना है बच्चों 90, यहाँ पे थीटा कितना है बच्चों 90, और बच्चों तीसरा पृष्ठ है हमारे पास वक्राकार पृष्ठ, उसका थीटा कितना है बच्चों 0 डिग्री। ठीक है स्टूडेंट। बच्चों इसमें मैं आपको ज्यादा कुछ कहना नहीं चाहूंगा, जो आप अच्छी तरह जानते हैं cos 90 0 होगा, cos 90 0 होगा, यानी ये टर्म भी 0 हो जाएगी और ये टर्म भी 0 हो जाएगी। इसका मतलब साफ समझ में आता है कि पूरे तार का जो विद्युत क्षेत्र होगा उसमें जो उसका समतल पृष्ठ है उसका कोई भी कंट्रीब्यूशन यानी कोई भी योगदान नहीं होगा। तो हमें जो फ्लक्स निकालना है बच्चों, जो हमारे पास नेट फ्लक्स आएगा वो कितना होगा बच्चों, वो फ्लक्स हम कह सकते हैं वो होगा E ds, और cos 0 कितना, cos यहाँ पे हम cos 0 की वैल्यू रखेंगे, और cos 0 हमारे पास हो जाएगा E ds 1, cos 0 1 होता है। तो फाइनली हमारे पास फाई नेट कितना आ गया बच्चों, फाई नेट आ गया E ds। इस इक्वेशन का नाम क्या रखते हैं बच्चों 4। तो बच्चों अभी हमें इसे सॉल्व करना है अच्छी तरह। इसे हम सॉल्व कैसे करेंगे इसके लिए मैं आपको बता देता हूं। हमने जो गॉसियन पृष्ठ है हम उसकी लंबाई कुछ ले लेते हैं, तो हमने उसकी लंबाई यहां से, जो हमारा बेलनाकार गॉसियन पृष्ठ है बच्चों वक्राकार, उसकी लंबाई हमने L मान ली। ठीक है स्टूडेंट्स, ये लंबाई हमारे पास कितनी होगी L। और बच्चों जो इसकी त्रिज्या है बेलनाकार की, इसकी त्रिज्या भी मैं मान लेता हूं, इसकी त्रिज्या हमारे पास हो गई R। ठीक है स्टूडेंट्स। तो बच्चों अब हम अपनी इस जो हमारे पास समीकरण 4 है इसको सॉल्व करेंगे। तो स्टूडेंट्स अब हम अपनी समीकरण 4 को सॉल्व करेंगे। तो बच्चों समीकरण 4 में हम देखते हैं E, क्योंकि एक समान विद्युत क्षेत्र है, इस हर तरफ रेडियस के अलॉन्ग है,
तो E कांस्टेंट ले लेते हैं, थोड़ी देर के लिए इसे बाहर रख लेते हैं, और बच्चों ये आ गया ds। ठीक है बच्चों, थोड़ी देर के लिए ध्यान दें कि ये ds है और इसका इंटीग्रल करना है। ds है कि इस वक्त पे छोटे छोटे एलिमेंट अगर लिए जाए और बच्चों सबको जोड़ा जाए तो हम कह सकते हैं इस पूरे वक्राकार पृष्ठ का एरिया हमारे पास आएगा। और बच्चों बेलनाकार जो बेलन होता है उसके वक्राकार पृष्ठ का जो एरिया होता है वो होता है 2 पाई RH। ठीक है स्टूडेंट, तो यहाँ पे अगर हम देखें E 2 पाई R बच्चों रेडियस है उस बेलन की, और H यहाँ पे हमने लेंथ मानी है उसकी, यानी हमने L से शो किया है तो हम उसको L लिख सकते हैं। ठीक है बच्चों, ये समीकरण हो गई हमारे पास 5, और यहाँ पे हम बता सकते हैं कि जो एरिया होता है बेलनाकार का वो होता है 2 पाई RH। बच्चों ये बता देना चाहिए हमें। अब बच्चों अगर हम ध्यान से देखें कि इसको हम थोड़ी देर के लिए सॉल्व करने की कोशिश करें तो ये हमारे पास अगर आ गया फाई इज इक्वल टू 2 पाई हम बाहर ले लेते हैं, और E हमारे पास है और RL ये अलग रख लेते हैं और समीकरण 6 मान लेते हैं। बच्चों ये हमारे पास पूरा का पूरा अगर हम कहें तो हमारे पास ये नेट फ्लक्स आ गया है। तो पूरे तार का जो नेट फ्लक्स होगा गुजरने वाला इस बेलनाकार पृष्ठ से बच्चों 2 पाई E RL होगा। अब बच्चों ये गॉस का नियम हम कैसे लगाएंगे, तो गॉस का नियम हम जानते हैं अच्छी तरह। गॉस का नियम इस प्रकार होता है, फाई जो हमने निकाला है वो होता है Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट, यही गॉस का नियम है स्टूडेंट्स। तो अब जो हमने फाई नेट निकाल चुके हैं, इस फाई नेट की वैल्यू अगर हम रखें 2 पाई E RL इज इक्वल टू Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ठीक है स्टूडेंट, अब थोड़ा गौर करो बच्चों में निकालना क्या है, गॉस का नियम क्यों यूज किया गया, क्या इसका औचित्य था लगाने का। बच्चों गॉस के नियम से हम विद्युत क्षेत्र निकालते हैं और एक ऐसे आवेश का निकालते हैं जो बिंदु चार्ज ना होके किसी भी वस्तु पर एक समान वितरित होता है। ठीक है बच्चों, तो यहां से हमें E निकालना है, तो E बराबर कितना आ जाएगा बच्चों 1/2 पाई नीचे आ जाएगा, इस प्रकार आप देख सकते हैं। और अगर हम बात करें Q हमारे पास है एप्सिलॉन आ जाएगा, और हमारे पास आ जाएगा बच्चों RL, इस प्रकार आप देख सकते हैं हमारे पास विद्युत क्षेत्र आ गया। अब बच्चों इसको मैं थोड़ा सा आपके लिए और ध्यान से सॉल्व करना चाहूंगा। E बराबर हम इसको थोड़ा सा और सही से लिख दें 1/2 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन L को बच्चों थोड़ी देर के लिए गौर करो कि ये क्या है हमारे पास Q अपॉन L, और यहां पे हमारे पास है 1/R। तो बच्चों अगर इस पूरे तार पर जो आवेश है मैं कह सकता हूं Q है, और जो L है या मैं पूरे तार पे क्या कह सकते हैं, मैं कहता हूं बेलनाकार जो मेरा पूरा पृष्ठ है इस पे इसके अंदर जो भी आवेश आ रहा है वो Q आ रहा है, और जो उसकी लेंथ है वो कितनी है L। तो बच्चों मैं कह सकता हूं ये जो मेरे पास Q अपॉन L है ये मेरे पास है रेखीय आवेश घनत्व लैम्डा। ये बच्चों मेरे पास रेखीय आवेश घनत्व है, तो इसकी जगह मैं लिख सकता हूं E बराबर 1/2 पाई एप्सिलॉन नॉट, इसकी जगह लैम्डा अपॉन R। तो बच्चों यहां पे ध्यान देने वाली बात क्या है, आप देख सकते हैं कि हमें जो तार दिया था वो अनंत लंबाई का दिया था, और अनंत लंबाई का मतलब है जिसकी लेंथ हमें बहुत ज्यादा है, यानी उस पे आवेश बहुत ज्यादा है। तो बच्चों आप देख सकते हैं कि उसका जो विद्युत क्षेत्र है वो किस प्रकार निकाला, वो हमने निकाला है उसके घनत्व के रूप में, उसकी एकांक लंबाई के आवेश के रूप में, यानी जो आवेश उसकी एकांक लंबाई का होगा, जो विद्युत क्षेत्र उसकी एकांक लंबाई का होगा वही विद्युत क्षेत्र उसके किसी भी बिंदु पर होगा। ठीक है बच्चों, तो इस प्रकार हमने ये निकाला। बच्चों इसमें आप गौर कर सकते हैं कि पूरे तार पे अगर आवेश एक समान वितरित है और 1/2 पाई एप्सिलॉन कांस्टेंट है, तो हम कह सकते हैं जो विद्युत क्षेत्र होगा, अगर मैं इस समीकरण की बात करूं बच्चों समीकरण A से, समीकरण A, तो बच्चों इसमें आप एक बात ध्यान से देख सकते हैं, E जो होता है परपेंडिकुलर या सॉरी मैं कह सकता हूं E जो प्रोपोर्शनल होता है बच्चों व्युत्क्रमानुपाती होता है 1/R के, इनवर्सली प्रोपोर्शनल कह सकते हैं हम लोग, R के व्युत्क्रमानुपाती होता है। इसका मतलब है जितना हम तार से रेडियस के अलावा दूर चलते चले जाएंगे उतना ही विद्युत क्षेत्र कम होता जाएगा, जितना हम तार के क्लोज आते जाएंगे समीप आते जाएंगे उतना ही विद्युत क्षेत्र अधिक हो जाएगा। बच्चों अब मैं इस रिलेटेड आपको कुछ केस बताऊंगा, कई बार ऑब्जेक्टिव में या 1 मार्क्स में केस आ जाते हैं। बच्चों अगर मैं एक केस आपको दूं कि लैम्डा आपको दी जाए ग्रेटर देन 0 और वो कहे कि इस विद्युत क्षेत्र की दिशा बताइए कि उस सीधे तार अनंत लंबाई के सीधे तार का विद्युत क्षेत्र की दिशा क्या होगी, लैम्डा ग्रेटर देन 0। तो बच्चों इसका मतलब ये है कि Q अपॉन L ग्रेटर देन 0। ठीक है बच्चों,
इसका मतलब है अगर आवेश, अगर L तो बच्चों हम लंबाई है, अगर हम ये कहें Q ग्रेटर देन 0 है तो हम कह सकते हैं जो आवेश है हमारे पास, आवेश वो धनात्मक है। ये ध्यान रखना बच्चों। और धनात्मक आवेश का जो विद्युत क्षेत्र होता है बाहर की होता है, तो हम कहेंगे त्रिज्यी, यानी अलोंग द रेडियस, त्रिज्यी बाहर की ओर। बच्चों बहुत बार पूछा जाता है इस प्रकार, बाहर की ओर। ठीक है स्टूडेंट्स, इसी प्रकार से जो बच्चों केस सेकंड है, एक केस सेकंड और कर ले हम तो हमारी पूरी एप्लीकेशन कंप्लीट हो जाएगी। अगर लैम्डा लेस देन 0, तो बच्चों सीधा सीधा है, लैम्डा लेस देन 0 है तो Q हमारे पास जो है वो ऋणात्मक है, ऋणात्मक। अगर Q ऋणात्मक है तो इसका जो विद्युत क्षेत्र होगा बच्चों वो कैसा होगा, वो होगा त्रिज्यी और अंदर की ओर होगा, अंदर की ओर। ठीक है स्टूडेंट, तो इस प्रकार से हमारी पूरी एक एप्लीकेशन कंप्लीट होती है। इसमें अगर कोई भी क्वेश्चन आ जाए तो आप अच्छी तरह कर सकते हैं। तो बच्चों इसे बहुत ध्यान से समझना है, उसके बाद करना है, इसको आप डायरेक्ट नहीं रटेंगे। ठीक है स्टूडेंट, अब बच्चों इसकी जो दूसरी एप्लीकेशन है वो भी इसी प्रकार बहुत इंपॉर्टेंट है, अब हम उसे करेंगे।